देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त में आपके साथ आसिफ रशीद। श्रीनगर स्टूडियो से सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। 8:36 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हमें जाना है और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हफ्ते का दिन है, 16 दिसंबर की तारीख है। अहम तरीन मौज़ूआत दिन में क्या कुछ हलचल नई दिल्ली के अंदर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से कुछ बड़ी खबरें आपको दिखानी है, कुछ सियासत से, कुछ सलामती से जुड़ी हुई और दीगर कुछ फैसले भी इंतजामिया की हुकूमती सतह पर कुछ मंजूरियां बड़े फैसलों को और इससे जम्मू कश्मीर के अंदर बदलेगा क्या, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे आगे चलकर। साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात तालीम की भी करेंगे। कल आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कुछ परेशानियां आ रही थी, जिसके मुतालिक आपके सामने बात हमने रखी। कल पॉलिटिकल रिएक्शंस आए और उसके बाद अब जाकर हुकूमत ने डिनाइल भी दिया और कहा कि इस तरीके से कोई भी स्कूल जो कहीं पर जो प्राइवेट स्कूल है सरकारी ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर अगर कोई तालीम हासिल करना चाह रहा है या फिर जो फॉर्म जमा कराना चाह रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वो लेने से इनकार नहीं किया गया, यानी खबरों की तरदीद की गई। लेकिन मुश्किलात थी, उसके बाद आपके सामने खबरें रखी जब फ़ोन कॉल्स भी मुसलसल मौसूल हो रही थी। इस पर आगे चलकर बात करेंगे क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक बड़ी तब्दीलियां हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है 10वीं और 12वीं को लेकर, कुछ कहते हैं ग्रेजुएशन को लेकर कुछ परेशानियां, और कुछ ये मानते हैं कि मास्टर्स के बाद पीएचडी के रास्ते आसान हुए या नहीं। क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में जो 34 बरसों बाद काबीना ने मंजूरी दी है उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सवालात हमारे पास आए हैं, कुछ लोगों ने सवाल सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे, कुछ ने ऑफिशियल वेबसाइट और कुछ ने पर्सनल नंबर्स पर मैसेजेस करके या कॉल्स करके बताया, तो उन लोगों का भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू एजुकेशन। आज एक खबर आपके सामने रखकर दीगर खबरें भी हैं, एक एक करके उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। और सबसे पहले आज बात होगी 16 दिसंबर के हवाले से, यानी आज वो दिन है जब बहुत सारे हिस्सों के अंदर नुकसान हुआ। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये सारे पॉइंट्स, सारे वाकयात या इवेंट्स आपके सामने रखेंगे। तो आज पता चलता है कि 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश बना। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ, आज़ादी हासिल करके बांग्लादेश की शक्ल में नया मुल्क बना। और आज बांग्लादेश का आप कह सकते हैं कि आज के दिन जब बना तो 50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि 1971 में 16 दिसंबर को ही जब पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के सामने सरेंडर किया इंदिरा गांधी के होते हुए, तो विजय दिवस के रूप में भी हिंदुस्तान के अंदर इस दिन को मनाया जाता है। बांग्लादेश को मुबारकबादी के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। साल 2014 आज ही का दिन था। पेशावर में पाकिस्तान के अंदर 150 के करीब तलबा को एक स्कूल के अंदर दहशतगर्दों ने दाखिल होकर उन पर हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चली, ग्रेनेड ब्लास्ट हुए और तकरीबन 28 घंटों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा बच्चे पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में आज के दिन अपनी जान गंवा बैठे। 2014 का वाकया जिस पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो इमोशनल मैसेजेस थे वो मौसूल होते रहे। हर बरसी पर इस तरह के पैगाम जाते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल समेत सरकारी सतह पर जो वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है, काकड़ हुकूमत है, वो भी इस दिन प्रोग्राम करने जा रही है। साल 1937 था आज ही के दिन। रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने अपनी नशरियात का आगाज किया, लेकिन तब चूंकि हिंदुस्तान एक ही था, पाकिस्तान बना नहीं था, और लाहौर जो भारत का हिस्सा उस वक्त था, 1937 में रेडियो पाकिस्तान ने शुरुआत की, जो बाद में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 16 दिसंबर 1951 में आज ही के दिन सालार जंग में, ये वही दिन था अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आपके सामने हम बातें रख रहे हैं। म्यूजियम सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद जो 1951 में बना। इसके अलावा 1707 में आखिरी बार जापान में माउंट फूजी का जो फटना था वो रिकॉर्ड किया गया। 1707 में 16 दिसंबर 1862 में नेपाल ने आज ही के दिन अपनी रियासत के आइन को तस्लीम करने का फैसला लिया। साल 1431 में इंग्लैंड के बादशाह हेनरी षष्म को फ्रांस के बादशाह का ओहदा दिया गया और ये बड़ी तब्दीली थी यूरोप के अंदर। 1431 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर की 16 तारीख। और आज से 23 वर्ष कबल 2000 में कोलिन पाउल अमेरिका के पहले सियाहफाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। यानी जो काले और गोरे की लड़ाई अमेरिका और यूरोप के अंदर आज भी चलती है, इसका खात्मा करने के लिए एक बड़ा कदम आज के दिन 2000 में उठाया गया। कॉलिन पाउल जो कि अमेरिका के पहले ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, वॉशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस में उन्हें जिम्मेदारी दी गई 2000 आज ही के दिन 16 दिसंबर को।
तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे थी और बड़ी बातें आपके सामने रखी हैं तारीख के आईने में या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो चीज़ें आपके सामने रखनी होती हैं वो तय फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखी हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आपके सामने खबरें रखनी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो मैं शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूँ। सैयद तजम्मुल के पास भी चलेंगे, लेकिन जब तक वो कनेक्ट करते हैं अहम तरीन खबर पहले ज़रा मौसम का हाल अहवाल और साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या फिर श्रीनगर लेह हाईवे पर आप राब्ता करना चाह रहे, सड़क से सफ़र करना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या सफ़र करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पहली खबर आपके सामने रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस कश्मीर सूबे के अंदर हो सकता है कि आज मौसम बदले। कुछ एक मकामात पर आज से हल्की बारिश और वालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन सर्द मौसम के बीच मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा हैं और ताज़ा तरीन इतलात और ख़बरों के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर तेज तर होने का इम्कान है। ये जो माइनस टेम्परेचर 3 और 5 के दरमियान अभी घूम रहा है, उतार चढ़ाव थोड़ा देखा जा रहा है, ये आने वाले दिनों में शायद और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन असर ठंड का काफी ज्यादा। महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर ने इसकी तस्दीक कर दी है। पानी की सप्लाई की जो लाइनें हैं आज भी कई जगहों पर सुबह सुबह मुतासिर हुई हैं या बंद देखी गई हैं। डल के किनारे भी कुछ एक हिस्से जो हैं वो जम गए हैं और हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जो आज जाहिर किया गया, अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि थोड़ा सा फर्क आज जिन मकामात पर आबी ज़खायर मुंजमद हो रहे हैं वो देखा जा सके। लेकिन जहां तक टेम्परेचर की बात है, दर्जा हरारत की बात है, तो 3.5 तक जो गुज़श्ता रात श्रीनगर का चला गया था, आज थोड़ी देर में और अपडेट आ जाएगा तो तकरीबन हो सकता है कि 4 और 5 के दरमियान हो। अभी तक की जो डिटेल्स हैं शायद इसी फिगर को टच कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब कुछ एक इलाकों में आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से या चूंकि पूरे शुमाली भारत के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आज पेशनगोई है कि मगरबी हवाओं का असर देखा जाएगा, जिसने अब तक जनूबी हिस्से के अंदर एक बड़ी रियासत को मुतासिर किया, जहां पर तूफान भी आया। गर्दाबी तूफान से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी और लोग घर बार छोड़कर निकल गए थे। उसके बाद अब ये हवाएं असर दिखाना वादी कश्मीर के या जम्मू के नॉर्दर्न बेल्ट में या जो हिमालयन बेल्ट है इसकी तरफ दिखाना शुरू करेंगी और कुछ एक हिस्सों में आज तकरीबन 12 बजे के आसपास हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लद्दाख से जम्मू कश्मीर तक शुरू होगा। महकमा मौसमियात की तरफ से जिस बात की तस्दीक की गई है, हो सकता है शायद उसके बाद थोड़ा सा इसमें ठंड में असर देखा जाए। लेकिन सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। जब हम मौसम की बात कर रहे हैं सैयद तजम्मुल, एक चीज़ और भी बताइएगा, जब इस वक्त ठंड जिसमें शिद्दत या तकरीबन 2.5, 3.5, 4 के आसपास जो टेम्परेचर इस वक्त जा रहा है, जिसकी तस्दीक खुद महकमा मौसमियात भी कर रहा है, शायद आज ये और पारा ऊपर नीचे जाए। लेकिन एक खबर इन सब के बीच में वादी कश्मीर में, एक तो हम फायर इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि सरमा के दौरान काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसी साल दम घुटने के वाक़यात भी 1 दर्जन से ज़्यादा आए हैं, जिसमें 6 बच्चों ने अब तक जान गंवा दी है। सरमा के दौरान ये जो सिनारियो है किस तरीके से, एक तो अभी थोड़ा सा और अपडेट कर दीजिएगा चूंकि आप वादी कश्मीर में मौजूद हैं, और दूसरा एहतियाती तौर पर क्या इकदामात या हिफाजती इकदामात उठाने की ज़रूरत है कि ये जो दूसरा तरीका हमने अपनाया है खुद अपनी जान खत्म करने का, नुकसान पहुंचाने का, इससे भी बचा जा सके, जो अब तक के फिगर्स कम से कम तस्दीक जिसकी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर से चूंकि मेरा अभी भी स्टूडियो पहुंचना जो है, घर से निकल कर यहाँ पहुंचना हुआ, जिसका गालबन है मतलब कि बाहर की अच्छी तस्वीर जो है मैं आपको बता दूं। बाहर इस वक्त धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, लेकिन सड़कों पे चलने के लिए आपके पास गर्म मलबूसात हूं तब जाके आप सफर करें। जहां आपने दम घुटने की बात की, वहीं पर अब 24 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने अभी अभी इतला दी है न्यूज रूम को कि 24 दिसंबर तक फिलहाल मौसम खुशक साली, सर्द तरीन रातें होंगी और दिन में जो है टेम्परेचर आपको दिखेगा कि सूरज बादलों की ओर से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें हरारत नहीं होगी, लिहाजा आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने जेर जमीन पाइपों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में नए तामीरात, नई रिहायशी कॉलोनियां, नए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने, लेकिन गालिबन उस वक्त ये सोचा नहीं गया था कि ये जो पाइपें हैं इन्हें जेर जमीन करने के लिए आपको प्लस टेम्परेचर की जरूरत है, तब जाके आपकी 5वीं मंजिल या ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंच पाएगा। पानी बहुत जगहों पर मुतासिर है और कड़ाके की सर्दी के बीच में बिजली का जो शेड्यूल है वो वाजिया ही नहीं है। बिजली में आप सुबह नमाज फजर के बाद जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बिजली के दीदार नसीब होंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा मुकद्दर होगा। इसी तरह की सूरत हाल शहर के मुतअद्दिद इलाकों में है। लेकिन सर्दी के बाद जब दर्जा हरारत की बात करते हैं, बीती रात में -3 तक पहुंच गया था, जो किसी वक्त में तकरीबन -5 तक चला गया था, जिसका मतलब है कि रातें जो है वो थोड़ी सी टेम्परेचर में उसमें बेहतरी आई है।
लेकिन श्रीनगर शहर के डल झील और वाटर बॉडीज के आसपास में जब आप वुलर झील, संबल, मानसबल और उसके बाद निगीन झील के आसपास में रिहायशी इलाकों में देखें तो बिजली न होने की वजह से ये इलाके बड़े मुश्किल तरीन सूरत हाल में इस वक्त है। जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में और उसके बाद जब आप लसजन, सोइटेंग और उसके बाद अनंतनाग की तरफ रुख करेंगे, शुमाल में जब आप सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा की रुख करेंगे तो गालिबन वाटर बॉडीज के आसपास में जो इलाके हैं वहां के बुजुर्गों, बच्चों और जवानों से भी इस्तदा है। लगातार हमारी भी अपील होगी कि थोड़ा सा एहतियात करें। सर्दियां बहुत ज्यादा है, माइनस टेम्परेचर में आपका बाहर निकलना शायद खतरे से खेलने के बराबर होगा। लेकिन इसी बीच में जब आप दम घुटने की बात करते हैं तो आपको ब्रेकिंग खबर दे दें कि बीते कई वर्षों में दम घुटने की वजह से जो है कई बच्चों की मौत वाकया हुई है, जिनकी तादाद निस्फ दर्जन या 6 के करीब बताई जाती है। लेकिन सर्दियां और सर्दियों से निपटने के लिए जो एहतियाती तौर पर रिवायती तौर तरीके हमारे पास थे, कागड़ियों का यानी फायर पॉट का इस्तेमाल करें, और जो बुखारी का इस्तेमाल आप करते हैं तो लकड़ी की बुखारी जो है वो आपको किसी हद तक सेफ है, हालांकि उसमें आपको धुएं से बड़ी मुसीबतें पड़ जाती हैं। इसी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ आउटडोर बंकर्स में हैं वो कोल का इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होने के बाद आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो पानी या दरियाई झील के आसपास में जो इलाके हैं और अभी पानी जो है मुंजमद नहीं हुआ है, और बहुत जल्द 21 दिसंबर के बाद हम देखेंगे ये जो पानी है माइनस टेम्परेचर की वजह से ये इसमें मुंजमद होना तकरीबन तय हो जाएगा, जिसके बाद गालिबन और मुश्किलात में इजाफा होगा। बिल्कुल मुश्किलात में इजाफे का इम्कान है, चूंकि महकमा मौसमियात ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी उसकी तरफ भी वाज़ेह इशारा कर दिया है। अब जरा वादी कश्मीर से जम्मू का रुख करते हैं, जहां पर सियासी पारा काफ़ी गर्म है और सबकी नज़रें आज जम्मू पर हैं, क्योंकि आज 2 नहीं बल्कि 3 अहम पार्टियां जो हैं वो इजलास भी करने जा रही है। कांग्रेस के इजलास पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि जम्मू में आरएसएस का 2 रोज़ा इजलास अब से कुछ देर बाद 9, साढ़े 9 के आसपास शुरू हो रहा है। इस इजलास में अभी तक जो हमारे नुमाइंदे के जरिए हम तक जानकारी पहुंची है कि मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी और आइंदा इंतखाबात, चूंकि अभी तक सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल वर्डिक्ट 370 पर आया उसके बाद एक तस्वीर साफ हुई कि अब जाकर असेंबली इंतखाबात के लिए भी तमाम पार्टियां सरगर्म हो गई है। बीजेपी और आरएसएस जो कि एक साथ ये दूसरा इजलास नवंबर के बाद दिसंबर के इस महीने में करने जा रही हैं और पिछले 4 से 5 हफ्तों के दौरान ये दूसरी अहम तरीन मीटिंग है। इसमें आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जम्मू के अंदर आरएसएस की वो मुलाकात करेगी, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन चूंकि आज ही बीजेपी की एक वर्कशॉप का भी एहतमाम होना है, पहला दिन है जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर में बतौर इंचार्ज तरुण चुग और आशीष सूद भी आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से पहले जो एक टोन सेट करनी है आइंदा इंतखाबात के लिए या पार्टी की तैयारियों का जायजा लेना है, वो वर्कशॉप में आज विश्वकर्मा योजना के तहत ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या फिर वर्कशॉप है उसमें शिरकत करेंगे। ये वही स्कीम है जिसको हाल ही में वज़ीर आज़म की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई, इसकी शुरुआत की गई और वर्कशॉप जो है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू के अंदर आज मुनक्किद होगी। इस तरह की जानकारी पार्टी ज़राए से हमारे पास है। पार्टी सदर रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा पार्टी जनरल सेक्रेटरी जिनमें डॉक्टर DK बनियाल हैं, विबोध गुप्ता हैं, सुनील शर्मा हैं, वो भी आज इस मीटिंग का, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे और कल होने वाली मीटिंग से पहले तैयारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑफिस बेरर्स हैं बीजेपी के, जिला सुदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, मोर्चा के जो सरबराहन हैं या फिर जो प्रभारीज हैं, इंचार्ज कहलाते हैं, OBC मोर्चा लीडर्स हैं, पूरी यूटी के अंदर कहा जा रहा है कि वो भी जम्मू इन आज वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे और कल होने वाली मीटिंग से पहले आज की इस वर्कशॉप को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। अनिल शर्मा के पास जम्मू चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हैं। अनिल, क्या मजीद तफसीलात हैं? इजलास एग्जैक्टली कब तक शुरू होने जा रहा है और ये जो चीज़ें हम गिनवा कर बता रहे हैं, क्या एग्जैक्टली यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या एजेंडा में शामिल हैं जिन पर आज गुफ्तगू होगी? चर्चा आज एक बार फिर से होने जा रही है। आरएसएस की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, तो जिसको लेकर जो है अब रणनीति साफ है कि जिस तरफ अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात करते हैं तो उसको लेकर भी कमर जो है वो भाजपा की तरफ से कस ली गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार बेसब्री के साथ जो है चुनावों का इंतजार की लोकसभा की बात करते हैं तो उसको लेकर भी भाजपा और आरएसएस जो है वो पूरी तरह से तैयारी में जुट चुका है। मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आरएसएस और भाजपा की बात करते हैं तो एक बड़ी बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय होने जा रही है। हालांकि इससे पहले एक हफ्ता पहले भी हमने देखा था कि जिसमें संतोष जो है मुख्य तौर पर इस बैठक में शिरकत किए थे।
थे, आसिफ सूद थे। और एक बार फिर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये ब्रेक्जिट जो समय निर्धारित किया गया है, तो हमें बताते हैं तो फिर समय 7 दिन की लगभग 3 बजे के करीब तो है इस बैठक का आयोजन होना है। अगर हम जिक्र करें, आसिफ सूद होंगे, रविंद्र रैना होंगे और तरुण सुख हो गए, और ये तमाम बड़े दिगर लोग जो है इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और सोर्सेज ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बड़ी समीक्षा हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर जो है तैयारियां एक तरफ भाजपा और आरएसएस ने जरूर कसी है, मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी पूरी तरह से अपनी कमर जो है वो कस ली है। और वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रभारी रजनी पाटिल की बात करते हैं तो वो भी आज जम्मू पहुंच चुकी है। और कुछ ही देर में कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की भी एक मुख्य बैठक होने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब रणनीति साफ है। कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में कमर कस ली है। अब ये देखना होगा कि जो आज अनिल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जब आपने बीजेपी आरएसएस के इस कन्वेंशन की बात की, इस इजलास की बात की, ये बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो नजरियाती तौर पर एक हैं और आगे चलकर भाजपा के कारकुनों को और उनके जो विधानसभा में या लोकसभा में मेंबरान जाने हैं उनके लिए कैंपेन करना है और आरएसएस का फलसफा और बीजेपी का फलसफा आम लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन आपने कांग्रेस की बात की, क्योंकि जम्मू में कांग्रेस का भी अहम इजलास आज ही है। रजनी पाटिल पहुंच चुकी हैं, इसके अलावा हाजी अब्दुल रशीद डार नायब सदर जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से वापस आए हैं, वकार रसूल, जीएन मोंगा और सीनियर लीडर रमन भल्ला वगैरह जो हैं वो मीटिंग का हिस्सा होंगे। क्योंकि कांग्रेस को बैक टू बैक धचका लगा और डीपीएपी में काफी लीडर चले गए हैं, तो जम्मू की सूरत हाल क्या कहती है? कांग्रेस विद इन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। देखिए, इस वक्त मुझे अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि भाजपा ने 3 राज्यों में एक बड़ी बैठ बनाई और उसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी कसी है, और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस का जिक्र किया है और कुछ तमाम दिगर लीडरान जो हैं वो अब कांग्रेस खेमे में वापस लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये साफ है कि जो पीसीसी की कमेटी जो बनी थी और उसको लेकर भी समीक्षा होनी है। और हाल ही में जो पीसीसी की कमेटी बनी थी उसके बाद से ही तमाम इन लोगों की मीटिंग जो है वो देखने को नहीं मिली थी, मगर अब जो रजनी पाटिल यहाँ पर पहुंची है, मनोज यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, ये रणनीति साफ है कि कांग्रेस भी अब यहाँ पर जो है वो अपनी पैंट और कमर बनाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो कन्वेंशन होने जा रही है जहाँ पर कांग्रेस की जिक्र करते हैं तो वहां पर मुख्य धारा में रजनी पाटिल, मनोज यादव और तमाम ये दिगर चेहरे जो है इसमें शिरकत करने वाले हैं। और इस शिरकत के अंदर जो है जिस तरह से लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हैं, विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हैं, तो उसको लेकर रणनीति और अनुच्छेद 370 के वर्डिक्ट आने के बाद जो है अपनी कमर किस तरह से कसी जाएगी, इसको लेकर रणनीतियां जो है वो तैयार की जाएंगी। क्योंकि बड़ी ही बेसब्री के साथ जम्मू कश्मीर में तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव करवाए जाए। मगर अब जिस तरह से रणनीति देखने को मिलती है, चाहे वो आरएसएस भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, ये तमाम अब दिगर पार्टियां जो है अब पूरी तरह से अपनी पैंट जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि आज की जो समीक्षा होनी है, इन समीक्षाओं में किन मुख्य धारा के जो विषय हैं जो हमने अभी तक रखे हैं वो ये साफ है। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव हैं उनको पूरी तरह से किस तरह से तमाम इम्प्लीमेंट करना है और उसकी तैयारियां कैसे रखनी है, और इन तमाम लोगों के साथ तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है इसकी पूरी समीक्षा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए, डिटेल्स देने के लिए। बात जहां बीजेपी की हो रही है तो अहम खबर कि जम्मू में कांग्रेस का भी एक अहम इजलास आज ही होने जा रहा है और दिल्ली के कई लीडरान जो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, एक तो लोकसभा और जो असेंबली इंतखाबात है उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू आज की जाएगी। रजनी पाटिल, मनोज यादव जो कि जम्मू में मौजूद हैं, पार्टी जरा बता रहे हैं, और कुछ लीडरान जो आज पहुंचेंगे, आज ये मीटिंग होगी। दूसरी तरफ बीजेपी की बात जो हम आपको बता रहे हैं तो आज ही मीटिंग में जहां पर जरा ये बताते हैं कि उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में जहां पर आप जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब यहां पर जब असेंबली इंतखाबात के लिए भी तैयारियां हो रही हैं तो साथ साथ जम्मू कश्मीर भी शुरू कर दिया गया। जब एक राह हमवार हुई सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद, तो आज पार्टी के तमाम लोग और विश्वकर्मा योजना के बहाने ही सही जम्मू के अंदर आज मुलाकात होगी। आज वर्कशॉप है, कल भी मीटिंग है और सीनियर लीडरान जो है जो पिछली मीटिंग का हिस्सा जम्मू के अंदर बने थे, 2 बैक टू बैक मीटिंग्स हुई थी और पार्टी के काडर को जम्मू से
ब्रीफली डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। आज वहां पर मुलाकात फिर से होने जा रही है, जबकि कांग्रेस के खेमे में भी तैयारियां हैं कि कैसे असेंबली और लोकसभा इंतखाबात का चैलेंज उस वक्त लेने के लिए वो तैयार हैं जब ऑलरेडी कांग्रेस को कई अहम लीडरान पार्टी छोड़कर जब गए, धचका काफी ज्यादा लगा जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी 26 सितंबर 2022 को मौर्ज वजूद में आई और गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद हमने एक दूसरे पर सिलसिला देखा कि जरूर बौछार की गई, हम लोग की दोनों तरफ से एक दूसरे की तनकीद काफी ज्यादा हुई, लेकिन हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर अब तैयार की जा रही है कि इंतखाबात के दौरान भी या इन असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस में कैसे मैदान मारेंगे या इत्तेहाद वगैरह कैसे करना है, कि ये सारी चीजें पहले डिस्कस आज होंगी। आज की मीटिंग की बात हो रही है। इसके साथ साथ एक और अहम मामला जिस पर बात करना बहुत जरूरी है और वो आप सब जानते हैं, संसद या ऐवान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इस पर बात इसलिए भी जरूरी क्योंकि खवातीन को रिजर्वेशन असेंबली इंतखाबात की जब बात हुई है तो 33% हिस्सा उनको मिला है। लोकसभा से जिस बिल को पास किया जा चुका है उस बिल के अब इंतजार है कि पीर को ये लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं सैयद तजम्मुल आपको बताएंगे कि ये जो रिजर्वेशन बिल है जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, 1/3 हिस्सा जो है वो कैसे मखसूस नशिस्तें उसमें रखी गई हैं, कैसे जनरल कैटेगरी में आने वाली खवातीन को 25 नशिस्तें मिलने का इम्कान है या मिलेंगी, और एसटी और एससीज के लिए जो मखसूस नशिस्तें वो 1/3 हिस्सा जब ये बिल आपके सामने आ जाएगा मुकम्मल तौर पर राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो एक तो वो दर्ज फहरिस्त जातें या फिर दर्ज फहरिस्त कबाइल, एसटीज और एससीज की जो हम बात करते हैं इनके लिए जो मखसूस नशिस्तों की 1/3 और खवातीन का जो 33% का जुमरा रखा गया है उसमें कैसे सीटें डिवाइड की जाएंगी। पिछले दिनों आपके सामने रखा था कि लोकसभा से बिल पास हुआ है, लेकिन जब बिल मुकम्मल तौर पर पास हो जाएगा कैसे इसमें एसटी, एससी, जनरल कैटेगरी इन 33% में जो है वो डेलिबरेटी उनको दी जाएंगी या कैसे तकसीमकारी का अमल हो सकता है, क्या इम्कानात हैं और क्या इस बिल के बाद नजर आता है, सैयद तजम्मुल तफसीलात आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो मर्द उम्मीदवार हुआ करते थे, मिसाल के तौर पर मैं आपको शुरू करूं कि गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि फिलहाल जो है एसटी रिजर्व कर दी गई है, यानी जो लोग दर्दशिन बोलते हैं, और उसके बाद अब ये जो रिजर्व सीट होगी ये हो सकता है कि जब बिल राज्यसभा में पास होने के इम्कान के बाद ये सीटें जो है खवातीन के लिए मखसूस रखी जाएगी। एक तो 33% रिजर्वेशन का कोटा जो है जनरल कैटेगरी में होगा, जैसे 90 विधानसभा की सीटें आपके पास है या असेंबली की सीटें जैसे उर्दू में कहते हैं। उसके बाद इन 90 सीटों में से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें होंगी उसमें उसी कोटे से खवातीन के लिए सीटों को मखसूस कर दिया गया, यानी 74 जनरल कैटेगरी सीट जो है उनमें से 25 कैटेगरी जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं जनरल कैटेगरी से खवातीन के लिए, जो बिल में फलसफा देखा जा सकता है। टोटल 31 सीटें जो है वो खवातीन के लिए मखसूस रखी गई हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर के असेंबली में जब आप इन सीटों को देखते हैं तो गालिबन इसी कोटे से आपको सीटें नजर आएंगी, यानी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा रिजर्वेशन में। जो जब आप जम्मू कश्मीर की स्ट्रेंथ देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब आगे चलकर आप खवातीन की सीटों का बंटवारा देखेंगे वो 34 यानी 34 सीटें जो है 90 उम्मीदवारों में से आपको विधानसभा में असेंबली हॉल के अंदर 34 खवातीन 74 मर्द जो हैं इसमें आपको देख पाएंगे। अब रिजर्वेशन बिल में आपको 1/3 जो टोटल सीटें रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये खवातीन के कैटेगरी में जाएंगी। जनरल कैटेगरी में खवातीन को कितनी सीटें मिलेंगी, जहां पर मर्द भी उठ सकते हैं खवातीन भी उठ सकते हैं, वो 25 के बराबर है, यानी 34 सीटें पहले ही रिजर्व हैं। 34 की 34 खवातीन ने वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों वो विधानसभा में जाएंगी जो जीत के आएंगी, और 25 सीटें मजीद जब बढ़ जाएंगी तो अच्छी खासी तादाद जो है इन जनरल कैटेगरीज में 20 सीटें जब खवातीन के लिए मखसूस है, अगर उसमें 10 भी जीतते हैं, 5 भी जीतते हैं तो तादाद जो है वो तकरीबन 60% क्रॉस कर जाता है खवातीन के लिए। अब चूंकि कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि जो इलाके जैसे लारनू कोकरनाग है उसको एसटी रिजर्व कर दिया गया है, जो किसी वक्त में लारनू जो है वो पीरजादा मोहम्मद सईद कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर और साबिक सदर हुआ करते थे, उनके लिए काफी वक्त से वो जरखेज थी, लेकिन 2014 के इंतखाबात में वहां से पीडीपी के अब्दुल रहीम राठौर ने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह से वो सीट जो है
लारनू कोकरनाग की अलग कर दी गई। वो पहले किसके साथ होती थी? कोकरनाग के साथ। डूरू का बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जो था वो अभी ओपन है और उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इसी तरह से जब आप कंगन जाएंगे तो कंगन गांधरबल में सेंट्रल कश्मीर का ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है रिजर्व कैंडिडेट जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज का वही खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरह से जब आप वापस आ जाएंगे चनाब पंजाब पीर पंजाल पे चलेंगे तो कई सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं। और अच्छी खबर यह है कि खवातीन की अब की बार जो है डोमिनेशन होगा असेंबली में और 34 सीटें पहले हैं, 25 सीटें जनरल कैटेगरी में रख दी गई हैं जो 60 के बराबर जाती हैं। अगर वो जीत के आती है 25 में से 10 तो गालिबन ये मतलब है खदोखाल साफ है कि स्टेट में जो जम्मू कश्मीर यूटी में अब कैटेगरीज की जो सीटें हैं वो खवातीन के लिए कई एक मखसूस कर दी गई हैं। लिहाजा पुरुषों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, मर्दों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लारनू और कंगन और उसके बाद आपका जो सीट है गुरेज का वो काफी वक्त से जो है वो मर्दों के पास था, सिंगल पार्टी के पास हुआ करता था। और आने वाले वक्त में हो सकता है जब खवातीन उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्शन में नजर आएंगी, अगर ये सीटें मखसूस कर दी गई है मुकम्मल तौर पर खवातीन के लिए, तो अच्छी खबर रीजनल पार्टीज के वो लीडरान जिन्होंने साल साल इन कॉन्स्टिट्यूंसी को अवाम के साथ राबता और बेहतर मेल मिलाप के जरिए जीता था, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी ST SC रिजर्व में से बहुत ज्यादा सीटें जो है वो खवातीन के लिए ही रिजर्व कर दी गई हैं। चलिए, ये बड़ी बात थी, ये आपको बताना जरूरी था कि 33% हिस्सा कुल मिलाकर कैसे और क्या इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में जब तकसीम कारी का अमल या फिर आप देखेंगे कि ये जो 90-93 सीटें जो होंगी जिन पर इलेक्शंस होंगी उनमें से 1/3 हिस्सा जो है वो जब जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं इस तरीके से तकसीम कारी का ये जो प्रोसेस चलेगा या ख़वातीन की शराकतदारी को यकीनी बनाने की कोशिश है, उसमें आने वाले दिनों में प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने या एक तस्वीर या एक खाका खींचने की कोशिश आपके सामने थी। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे और मैंने शुरुआत में कहा था कि कियोस और कन्फ्यूजन कुछ चीज़ों को लेकर है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार की है 2020 में जो लाई गई, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी चूँकि ऑलरेडी जो हुकूमत के ने प्लान बनाए हुए थे 33-34 बरस कबल, मरकजी काबीना ने बिलाखिर 34 साल बाद इस नई तालीमी पॉलिसी को जाकर हरी झंडी दिखाई है। एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस नई तालीमी पॉलिसी से बदलेगा क्या। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कैसे और क्यों, तो ये आपको दिखाना और बताना ज़रूरी है। ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होना नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स वाले बच्चे या आप कह सकते हैं या जो तालिब इल्म है वो काफ़ी ज़्यादा सवालात 2 दिन से कर रहे हैं, इसीलिए ये खबर दोबारा हमें मजबूरन करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें अभी भी समझ नहीं आई है। 34 बरसों बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब ग्रीन सिग्नल मिला है तो इसमें क्या होगा, 10th का जो बोर्ड एग्जाम था वो खत्म हो गया है। जो बच्चे पूछ रहे थे क्या बोर्ड रहेगा या नहीं, तो उसका जवाब ना में है। 10th में बोर्ड खत्म हुआ है। इसके अलावा MA में फेल नहीं किया जाएगा। उसका एक प्रोसेस होगा जो सेमेस्टर सिस्टम चलता है कि कैसे आप कॉन्टिन्यूटी में एजुकेशन कर सकते हैं या फिर हासिल कर सकते हैं। 9वीं से 12वीं जमात तक सेमेस्टर सिस्टम लाने का या मुतारिफ कराने का फैसला इस पॉलिसी के तहत मरकजी हुकूमत ने किया है। ग्रीन सिग्नल देने के बीच 34 साल बाद पॉलिसी में जब तब्दीली आई है, कुछ चीजें जो हैं वो रिवाइंड की गई सरकार की तरफ से। एक तो ये कि इस पॉलिसी में जिसकी खास बात यह है कि बोर्ड सिर्फ 12th क्लास में होगा, यानी जो 12वीं का इम्तिहान देंगे वो बोर्ड का एग्जाम फेस करेंगे। MA फेल की डिग्री मंसूख कर दी गई है। अब MA फेल का कोई प्रोसेस है या इस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया है। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, 3 के बजाय 4 साल की। कैसे? अब 5वीं जमात तक के जो तलबा हैं सिर्फ मादरी जबान में, मकामी जबान में और जो कौमी जबान है यानी नेशनल और लोकल या फिर उनकी मदर टंग है उसमें वो तालीम हासिल करेंगे। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मजमून हैं, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, उनको बतौर मजमून पढ़ाया जाएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव स्टडीज या सब्जेक्ट तक ही वो महदूद रही हैं। साथ साथ ये भी आपको बताना जरूरी है कि जो बच्चे 10th 12th की बात करते हैं या नोटिफिकेशंस आते थे तो जो कि बोर्ड का जिक्र होता था, हवाला दिया जाता था आमतौर पर। स्कूलिंग का एक जो सिलसिला है, 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहान सेमेस्टर में लिए जाएंगे। स्कूलिंग में 5+3+3+4 फॉर्मूला अपनाया जाएगा जिसके तहत तालीम दी जाएगी। एक ही वक्त में कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल का सर्टिफिकेट,
दूसरे साल का डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री की कर दी जाएगी। और 3 साल डिग्री इन तलबा के लिए जो आला तालीम नहीं लेना चाहते उनके लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। 4 साल डिग्री इनको करनी होगी। आला तालीम हासिल करने की जब बात है तो हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे हैं जो जाएंगे उनको 4 साल की डिग्री करनी होगी, जो ग्रेजुएशन से आगे नहीं जाना चाहते। तो वो 4 साल का ये जो कोर्स है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। 4 साल डिग्री करने वाले तलबा 1 साल में एमए कर सकेंगे, एक ये आसानी हुई है। एमए के तलबा या जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब बराह रास्त पीएचडी कर सकेंगे। ये मौका जो उनके पास पहले नहीं था। आपको पहले एक दूसरा रास्ता इख्तियार करना था और कई लोग मास्टर्स करने के बाद बीएड की तरफ चले जाते थे या कहते थे कि हम एमफिल करेंगे। तो उस ऑप्शन के बजाय अब आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होगा एमए 1 साल की और उसके बाद सीधा आप चले गए पीएचडी के लिए। हायर एजुकेशन में दाखिले का जो मजमूई तनासुब है 2035 तक 50% हो जाएगा। जो कम हो रहा ना उसको बढ़ाने का एक फैसला सरकार का है, या ये जो फिगर्स हैं वो कम से कम बेहतर हो, कोई तालीम से महरूम ना रहे या दूर ना रहे। इसके अलावा नई तालीमी पॉलिसी के तहत अगर कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट किसी कोर्स के दरमियान कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वो पहले कोर्स से महदूद वक्त के लिए वक्फा लेगा और दूसरे कोर्स में चला जाएगा। अब ये आसानी किसके लिए है? बहुत सारे लोग जिनमें टीचर्स हैं, कई लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ वो डिग्रियां भी हासिल करते रहते हैं, स्टडीज भी चलती रहें कंटिन्यूटी में और डिग्री हासिल करने की एक जो कोशिश उनकी रहती है, उनके पास भी एक ऑप्शन आ गया है। और जो फ्रेश बैच के स्टूडेंट्स हैं या आप कह सकते हैं नए लोग हैं, एक कोर्स को अगर वो छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पहले वाले को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगला वाला भी मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले वाले में आपको थोड़ा वक्फा देना होगा, नए वाले को टाइम देना होगा। कंप्लीट दोनों हो जाएंगे, दोनों में से एक का ऑप्शन आपके सामने नहीं है, दोनों आप कर सकेंगे। इसके अलावा जो इस्लाहात की बात की जा रही है तालीमी मैदान में, इसमें दर्जा बंदी या तालीमी और इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी वगैरह एक तरह से शामिल हो गई है, जिसमें बच्चे को ऑप्शन दिया गया है, लोगों के पास ऑप्शन है कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं है, उसको खत्म कर दिया। ये तो कंफर्म है, ये आप लोगों को समझना है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे कंफ्यूजन का शिकार थे। फिर 9th और 12th में बोर्ड अब आपको जाकर फेस करना होगा। इसके अलावा इलाकाई ज़बानियाँ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनमें मदर टंग भी आती है मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर। ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे इसी नई पॉलिसी के तहत। वर्चुअल लैब्स तैयार होंगे, एक कौमी तालीमी साइंसी फोरम जिसको आप NETF कहते हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम जिसको कहा जाएगा, वो शुरू करने का फैसला लिया गया है। और 45,000 कॉलेजेस पूरे मुल्क के अंदर हैं, जिनमें सरकारी भी हैं, निजी भी हैं। तमाम इदारों के लिए यकसा उसूल हैं। अब अगर कोई ये पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट इदारों में काम करना होगा इस तरीके से, ये जो 34 वर्षों बाद नई तालीमी पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल मिला है, इज इट फॉर ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? नो, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए तमाम लोगों पर लागू होगी, तमाम अफराद पर। 9th से लेकर 12th तक हायर एजुकेशन में क्या करना है, ऊपर से चीजें हमने आपको बताई। और जो 3 साल का कोर्स नहीं करना चाहते, 3 साल का करना चाहते हैं, आगे वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए भी एक विंडो ओपन कर दी गई है कि वो कम से कम 4 साल का डायरेक्टली कोर्स करेंगे, जिसमें उनके पास डिप्लोमे का ऑप्शन होगा। इस चीज को वो छोड़ नहीं सकेंगे। फिर सबसे आसान बात यह है कि एक कोर्स आप करते हैं, किसी वजह से कोई मुश्किल आई है, बीच में रोजगार के हवाले से परेशानियां आती हैं, कुछ जाती मामलात होते हैं, घरेलू परेशानियां होती हैं, जिससे कई लोग कोर्सेज छोड़ जाते हैं। फिर अगर 1 साल बाद उसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करना चाहें तो यूनिवर्सिटी में जाकर पहले आपको एफिडेविट देना होता था, रजिस्ट्रार से आपको दस्तखत करवाना होता था, यूनिवर्सिटी के डीन से आपको जाकर परमिशन लेनी होती थी। उन चीजों से आपको इस बार निजात दिलाई गई है। एक कोर्स किसी वजह से अगर छूट गया है तो उस पर ब्रेक लगाइएगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे, एक रीजन आपको बताना है मजाज अथॉरिटी को, अगला कोर्स वहां से शुरू आप कर सकते हैं और उस पुराने वाले को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक विंडो ओपन कर दी गई है। दूसरा, 10th में कोई बोर्ड नहीं, 12th और 9th में बोर्ड मुतारिफ कराना या बोर्ड सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम मुतारिफ कराने का जो फैसला है वो एक नया तरीकाकार होगा। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे, जो सेमेस्टर सिस्टम के तहत आगे फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे, 5+4+3+3 के तहत, उनको ये बात याद रखनी है, ग्रेजुएशन से पहले उनके लिए ये रास्ता और भी आसान होगा तालीमी मैदान में, क्योंकि ये जो सेमेस्टर वाला सिस्टम है ये 2013-14 में जब मुतारिफ कराया गया ग्रेजुएशन के अंदर, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरुआत में आई। आज जाकर कोई अगर डायरेक्टली एनुअली क्लासेस अटेंड करता है और उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए सेमेस्टर सिस्टम में चला जाता है, कुछ 1-2 महीने उनको परेशानियां होती हैं, लेकिन उस परेशानी से आपको निजात मिल गई है। बच्चे 9th से लेकर 12th तक बोर्ड एग्जाम जब फेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, एक तो विंडो होगा कि 4 साल करेंगे या 3 साल, अगर मास्टर्स नहीं करनी है 4 साल करिएगा,
3 साल ग्रेजुएशन करनी है, फिर अगर मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तब भी आप सेमेस्टर सिस्टम में, तो वो एक मुसीबत या परेशानी अगर किसी के लिए थी वो कम से कम दूर हो गई है। एक बड़ी तब्दीली के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे सैयद तजम्मुल, बात जरा अदालतों की भी, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान से आए हुए लोगों से जमीन छीनने का इख्तियार हुकूमत के पास है, अथॉरिटीज के पास है या नहीं, इस पर अहम तरीन फैसला जो है वो डिवीजन बेंच की तरफ से सुनाया गया है। बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर है कि जब मगरबी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के सरहदों पर या जम्मू के आसपास में जो सरहदें लगती है वहां पर बसाने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हुआ, और साबिक मेंबरान असम्बली जब विधानसभा में जम्मू कश्मीर के जब मुख्तलिफ फोरमों की बात होती थी तो वेस्ट पाक रिफ्यूजियों की बात ज़रूर उठती थी। लेकिन इसी बीच में अब मजाज अथॉरिटी ने, हाई कोर्ट ने, अदालत आलिया ने हुक्म जारी किया कि जो वेस्ट पाक रिफ्यूजी है उनकी ज़मीनात या उनकी जो अराजी है उन्हें आप उनसे खाली नहीं करा सकते वहाँ पर, क्योंकि एक तजवीज़ थी कि शायद जो लैंड इंक्रोचमेंट हुआ है, जो ज़मीनात जो है गैर कानूनी तौर पर उस पर तामीरात खड़े किए हों, चाहे वो कैटेगरी वेस्ट पाक रिफ्यूजी की हों, चाहे वो एसटी कैटेगरी के लोग हों, लेकिन लैंड अलॉटेड जो है डिस्प्लेस्ड, इन्हें अब इस ज़मीन को छीनने का हक जो है वो हाई कोर्ट के मुताबिक सरकार के पास जो है नहीं होगा। मामले में चूंकि हाई कोर्ट ने अपने अहकाम जारी किए और जायदाद का हक जो है वो इंसानी जावियों से देखें तो इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा है, यानी अलॉट की गई अराजी गैर कानूनी तरीके से नहीं छीनी जा सकती है। जो बड़ी तादाद में 25 लाख के करीब फैमिलीज जो है, जस्टिस 25 फैमिलीज जो है, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें जो लैंड अलॉट की गई थी डिस्प्लेस्ड जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर से आए हुए थे, उसके बाद रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो ऑर्डर नंबर 578C ऑफ 1954 उसके एक्ट के मुताबिक उन्हें बसाया गया था, और अब उन्हें मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए से या पेमेंट के जरिए से रेंट अदा किया जाता था जो कि रिक्विजिशन के थ्रू होता था। अब ये जो कंपनसेशन है आपको अडॉप्ट करना होगा, और इसमें ड्यू कोर्स जो होगा उसमें जायदादों का आपका किसी न किसी तरीके से आपको छीनने का प्लान जो जम्मू कश्मीर सरकार बना सकता था किसी वक्त, उसमें हाई कोर्ट ने फिलहाल इस ऑर्डर को फिलहाल रोक लगा दी है। और बेघर अफराद के मामले पर यूं अदालत में जो समाअत हुई उस समाअत में साफ तौर पर जाहिर हुआ कि मामले में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला इंसानी जावियों के एतबार से इंतहाई अहम है और जायदाद का हक बहुत अहम इंसानी जावियों के एतबार से है, लिहाजा इन जायदादों को अलॉट की गई अराजी गैर कानूनी तरीके से नहीं छीन सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बाद में, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और ये बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर या जो लैंड अलॉट की गई है, चाहे वो लीज पे अलॉट की गई हो, चाहे वो कई शराइत के साथ अलॉट गई हो, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से जब रिफ्यूजियों का इन सरहदों पर रहने का इख्तियार हासिल हुआ, उसके बाद इख्तियारात का इस्तेमाल करके मामला आगे चले। अब उन्हें अदालत के अहकामात के बाद अब उन्हें बेघर नहीं कर सकता है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें उनकी जो अराजी है मुख्तलिफ शराइत के मुताबिक जो जमीनात उन्हें अलॉट कर दी गई है उस पर वो बराबर अपना हक रख सकते हैं रहने का, जो कि इंसानी जावियों से बड़ा अहम है। ये फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मगरबी पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों जिनकी तादाद 25 से ज्यादा बताई जाती है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। बात अदालत के एक बड़े फैसले की हो रही थी जिसमें मगरबी पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज को राहत मिली है, क्योंकि उनने हुकूमत के कुछ फैसलों को चैलेंज किया था और गैर कानूनी तरीके से कोई कदम या जो ज़मीन आपने ऑलरेडी अलॉट कर दी उसको वापस लेने या उसको रिट्रीव करने की बात हो रही है। अगर कोई भी वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं तो कानून के दायरे में रहकर करें, अदालत ने साफ कर दिया है, और एक झटका भी हुकूमती इदारों के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात ज़रा उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म के एतबार से एक अच्छी खबर है, और जम्मू भी चलेंगे चूँकि आज आप जानते हैं मैंने हिस्ट्री ऑफ द डे में बताया था आज बांग्लादेश बना था, तो भारत के अंदर विजय दिवस मनाया जाता है। उस सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं, कोशिश करेंगे जम्मू से कुछ तस्वीरें आपके सामने रखें, और इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी हैं। ब्रेक के उस पार।